It is also Namaskar and welcome to Doctors Speak. And now, as always, over the next hour between 2 and 3 p.m., you can get in touch with us directly and ask us questions to the panel of experts that we put up, medical professionals. You can ask on all health-related topics of COVID-19, also other topics related in a sense to COVID-19 indirectly. Your questions will help all of us to understand this virus and to clear many of our doubts about COVID. Our panel of experts, doctors in the forefront of this fight against coronavirus, will answer your questions on the phone lines. They are open right now between 2 and 3. You can call us, and these are the numbers flashing on your screen. 23387031 Delhi numbers and 23097655. You can also post your queries on DD News's live Facebook page and also to the pinned tweet, which is on our Twitter handle at DD News Live. My name is Mark, and with me is Anchal. शुक्रिया मार्क। तो कोरोना के खिलाफ हमें लड़नी है जंग, इसलिए रखने होंगे हमें अपने हौसले बुलंद। और ये जो शो है ये आप ही का शो है, ताकि आप इसमें कोविड-19 से जुड़े तमाम जो आपके संदेह हैं, सवाल है, अगर कोई असमंजस की स्थिति है, उसे जानने के लिए तमाम जो प्रशिक्षित डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे अहम बात मार्क आज ये है कि किस तरह से हमने जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो कि फ्रंट लाइन रनर्स है, हमारा जो मेडिकल स्टाफ है, उसको हमने आज सलाम किया है। उनकी जो जज्बा है, ताकि किस तरह से वो लोगों में ऊर्जा का संचार करते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है हम किस तरह से उनमें ऊर्जा का संचार करें। तो जो तमाम डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, एक बार हम उनसे मुखातिब हो जाते हैं और उनसे हमारे सभी दर्शकों का परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डायरेक्टर एम्स, जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो डॉक्टर्स स्पीक पर। हमारे साथ डॉक्टर अनिल, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, आप भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ेंगे, डॉक्टर अनिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में, वो भी डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी, इम्यूनोलॉजिस्ट, गंगाराम हॉस्पिटल। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ जिस तरह से ये जो पैनल जुड़ा हुआ है, डॉक्टर अनिल, मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, क्योंकि कोविड-19 को लेकर काफ़ी भ्रांतियाँ होती हैं, अफवाहें भी होती हैं। सबसे पहले हमारे पास लगातार जो कॉल्स आते हैं वो यही होते हैं कि मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, कुछ घंटों के लिए एक्सपोज्ड हूँ, तो क्या मैं एक जो सिम्टम्स नहीं शो कर पाता लेकिन मैं घर आता हूँ, तो मुझे किस तरह के एहतियातन कदम उठाने चाहिए? कई बार हमसे लोग सवाल करते हैं इस तरीके का। मतलब आपने ये कहा कि जिनको कोई लक्षण है ही नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक, जिनको तो उनको ये डर रहता है कि क्या मैं संक्रमित हूँ। हाँ, क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं घर पर नहीं हूँ। तो ऐसे में उनको, क्योंकि वो घर पर जो लोग साथ में उनके रहते हैं, किस तरह से एहतियात बरतनी चाहिए या कौन कौन से और कदम वो उठा सकते हैं ताकि एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर वो काम कर पाए? हाँ, करीब 70% तक हो सकता है, 50 से 70% ऐसे लोग जिनमें के लक्षण अभिव्यक्त नहीं हुए हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं या प्री सिम्प्टोमेटिक हैं। तो दो होते हैं। प्री सिम्प्टोमेटिक वो हैं जो कि लक्षण आने में 1 या 2 दिन है और 1 से 2 दिन में आ ही जाएंगे। वो उनको लगता है कुछ गड़बड़ है लेकिन ठीक से नहीं अभी तक उभर के आया है, वो प्री सिम्प्टोमेटिक होता है। लक्षण आएंगे ही 2-3 दिन पहले, कुछ लगता है गड़बड़ है। दूसरा एसिम्प्टोमेटिक है, इनमें लक्षण आते ही नहीं हैं, ये बिना लक्षण के ही रहते हैं और नॉर्मल रहते हैं, महसूस करते हैं। बिल्कुल, इनकी तादाद काफ़ी है, 60 से 70% लगभग। अब सवाल ये नहीं है कि आपको लक्षण हैं या नहीं है। सवाल मेरे सामने मुद्दा ये नहीं है कि क्या मुझे लक्षण हैं या नहीं है। सवाल ये है कि मैं मान के चलता हूं कि इस वक्त पूरे वर्ल्ड में, पूरे प्लैनेट में ये पैंडेमिक फैला हुआ है और फैल रहा है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि लक्षण हैं या नहीं है, मैं हूं या कोई और है। खतरा तो है। खतरा का मतलब डर नहीं, खतरे का मतलब खतरे को समझकर, रिस्क को समझकर, रिस्क को मैनेज करना, यानी वही 3 जो हम सिद्धांत बताते हैं अपना और औरों का बचाव के लिए, वही लगाना है, चाहे घर के बाहर या घर के अंदर। लक्षण के नहीं है या लक्षण है तो भी सोशल डिस्टेंसिंग, 2 या 3 मीटर, 1 हाथ। आजकल जो सब में ज्यादा फैल रहा है, मास्क तो सबने लगा लिए हैं लेकिन हाथ से बहुत आ रहा है वो,
और जनरली जो आप छींकते हैं बिल्कुल, खांसते सर। हैं उस वक्त Right. Let's go across to Dr. Guleria. Dr. Guleria, let me come straight to the point. You know, I mean, the basic question that everyone really wants to know is how long do we have to keep, you know, in a sense, avoiding the bullet, you know, evading the bullet that is out there, which is called the coronavirus. When we have things like masks, we can go out, we can start living our lives normally in a sense. You've given us enough protections. There is enough capacity that's built up in hospitals. Should we be living in the bunkers in a sense, talking in a war scenario? So currently the situation is such that we have to be very careful. The pandemic is still on. चलिए Oh. दोबारा हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के साथ, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी, इम्यूनोलॉजिस्ट, गंगाराम हॉस्पिटल भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चलिए वापस गुलेरिया जी हमारे पास वापस रुक गए हैं। सर आप अपनी बात जो कह रहे थे उसे कंप्लीट कर लीजिए। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि कोविड-19 जो पैंडेमिक है अभी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि वो एकदम खत्म हो रहा है, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो प्रिकॉशंस हम कह रहे हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे हैंड वॉशिंग हो, चाहे मास्क लगाने की बात हो, ये हमें कई महीनों के लिए या बहुत टाइम के लिए करना पड़ेगा। हमारी लाइफस्टाइल को हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पैंडेमिक जो है अभी उसका पीक नहीं आया इंडिया में। दूसरा, जब पीक आ भी जाएगा तो ऐसा नहीं है कि एकदम केसेस जी Right. There बिल्कुल, seems to be a little bit of a बिल्कुल, problem लेकिन- with Dr. Guleria's बिल्कुल। connection. Unfortunately, Dr. Guleria, we'll try and sort that out and come back to you. लेकिन हमारे साथ मार्क Yes, डॉक्टर लेफ्टिनेंट Dr. जनरल वेद चतुर्वेदी भी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर And वेद। Dr. Chaturvedi is an army man, so we Yes. can talk about the fly past and the. बिल्कुल Yes, बिल्कुल okay. डॉक्टर चतुर्वेदी, कुछ और सवाल पूछने से पहले सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से आज कोरोना योद्धा जो हैं, जो सभी मेडिकल स्टाफ के लोग हैं, उन्हें आज सम्मानित किया गया, उनकी हौसला अफजाई की गई है, किस तरह से आप इसको लेते हैं? क्योंकि अथक प्रयास कर रहे हैं तमाम जो मेडिकल स्टाफ के लोग हैं उन लोगों के लिए जो कोविड-19 से लड़ रहे हैं। एक बहुत अच्छा मनोबल बढ़ाने की, देखिए कुछ भी हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हो, सबके मनोबल बढ़ाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जी जब 71 ऑपरेशन हुआ था तो 90,000 जो पाकिस्तानी सेना थी, यदि वो लड़ती हमसे तो 20 साल तक लड़ सकती थी। उनका सिर्फ मनोबल तोड़ दिया गया, इसलिए वो लड़ नहीं पाए। तो मनोबल को यदि हम बना के रखेंगे तो जो हमारे हेल्थ वर्कर्स जूझ रहे हैं दिन रात, याद रखिए एक एवरेज एज हेल्थ वर्कर की, बेचारा जो जूनियर डॉक्टर है उसकी एज करीब 30-35 साल है, उसकी यंग वाइफ है, यंग बच्चे हैं, ओल्ड पेरेंट्स हैं, वो घर नहीं जा पा रहा है, घर जाता है तो उसके घर वाले भी इसको सस्पेक्ट करते हैं, उसके पड़ोसी भी सस्पेक्ट करते हैं। तो यदि उसका मनोबल बढ़ाएंगे तो बड़ी खुशी होगी कि हमारी सर्विस को कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है। याद रखिए कई लोग, हम लोगों के अलावा कई लोग जो साइलेंट वर्कर हैं, उनको मनोबल से बहुत फायदा होता है। यदि उनका मनोबल बढ़ाया जाता है तो उनको बड़ी खुशी होती है। ये खुशी की तुलना हम लोग वर्ड्स में नहीं डिस्क्राइब कर सकते हैं। जब भी मनोबल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो और छोटे छोटे वर्कर्स हों, चाहे हमारे सफाई वर्कर्स हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं, पूरा जो सिस्टम है जो इससे लड़ रहा है, यदि उसका मनोबल बढ़ाने के लिए सेना ने एक बहुत बड़ा काम किया तो उससे उससे लोगों को बड़ी खुशी है। Right. Dr. Chaturvedi, you can answer this question. You know, I mean, everyone's looking at this as a war against coronavirus. Now, you know, when we look at it in the terms of a war and how long we have to fight this war, because this is a battle where everyone is involved, and we are also soldiers in a sense, not only the doctors and everyone at the front line, because we can be potential carriers of this virus, and we have to adjust to new lifestyles. The question that I was asking Dr. Guleria is, how long do we have to live with these new lifestyles? And he was beginning to say that, you know, we have to do this for a pretty long time. Now, that whole idea about how long is extremely important in people's minds, because we have to adjust mentally to a new lifestyle, isn't it, in this war or in this new scenario?
मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल जी। बता समझाने के लिए। देखिए, जैसे हॉस्पिटल में कुछ सर्जन्स होते हैं, कुछ फिजिशियंस होते हैं। तो जब भी सर्जन्स ओटी में जाते हैं, तो वो बहुत, जब हम लोग यंग थे तो ओटी में जाते थे, तो जो ओटी की जो सिस्टर्स रहती थी, मैट्रन रहती थी, वो कहती थी इसको मत छूना, उसको मत छूना। तो हम बड़ा बुरा लगता था, हम कहते भाई क्या बात है। नाउ वो स्टाइल सर्जन की अलग है और जो नॉर्मल डॉक्टर्स है उनकी अलग है। नाउ ऐसी सोसाइटी थी, सोसाइटी को ये सीखना पड़ेगा कि ये छूत की बीमारी है और ये कितने दिन चलेगी ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। बट जैसे डाटा बताते हैं, प्रोजेक्शंस बताते हैं, हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट बात करते हैं कि ये वायरस थोड़ा लंबा चल सकता है और हमें जो जो चीज यूनिवर्सल प्रिकॉशन बताए जा रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, हमको शायद मास्क के बारे में बहुत लोगों को मालूम है, बट हैंड ग्लव्स के बारे में शायद अभी भी धारणा है कि भाई हैंड ग्लव्स का मैं क्या करूं, क्या उनको पोंछूं, धोऊं। तो वो सब चीजें हमें उसके विज्ञान को समझना पड़ेगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। और इस विज्ञान को हम समझें, छोटा सा विज्ञान है कि हर चीज जो आप ये सोच के चल रहे हैं, ये कि हर चीज में वायरस हो सकता है, चाहे वो आपका फोन हो, चाहे आपका बटन हो, चाहे आपका हैंडल हो, चाहे कार का हैंडल हो। उसी हिसाब से आपको बिहेव करना पड़ेगा। उसी हिसाब से यदि आप ग्लव्स पहनेंगे तो ग्लव्स को धोना पड़ेगा, यदि आप ग्लव्स नहीं पहनते तो हाथ को धोना पड़ेगा। बिल्कुल। और डॉक्टर गुलेरिया, जिस तरह से साफ तौर पर डॉक्टर वेद चतुर्वेदी कह रहे हैं कि हम लगातार जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, यही सवाल हमारे पास एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आया है कि लगातार जो हम फ़ोन्स का इस्तेमाल करते हैं, बिना मोबाइल के, बिना कंप्यूटर, बिना लैपटॉप्स के ज़िंदगी जीना काफ़ी असंभव सा है। ऐसे में उनको सैनिटाइज करने का क्या तरीका है, क्योंकि लगातार हम उनके संपर्क में दिन में 24 घंटों में से कई घंटे हैं जो उनके साथ बिताते हैं। तो आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है डॉक्टर साहब। तो मैं ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि चाहे फ़ोन हो, चाहे और चीज़ें हों, हमें उनको सैनिटाइज रेगुलरली करना चाहिए, चाहे वो डोर नॉब्स हो, दरवाजे का नॉब हो, क्योंकि इसमें घर पे और ऑफिस में यहाँ पे इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सिंपल सैनिटाइजर के साथ, जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है, उसके साथ हम ध्यान से फ़ोन को साफ कर सकते हैं और वो हमें रेगुलरली करना चाहिए, रोज़ करना चाहिए, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। तो कई जगह ये वायरस जो है ये ड्रॉपलेट के थ्रू आ जाता है, चाहे वो हमारे फ़ोन पे हो, चाहे दरवाजे की चिटकनी पे हो, नॉब पे हो या सरफेसेस पे हो, और कई घंटे ये वायरस वहाँ पे जिंदा रह सकता है। और कोई और जो इसको टच करे तो वायरस फिर उनके हाथ पे आने से ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन शुरू हो जाता है। तो हमें हैंड वॉशिंग के अलावा जो अपने आम चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं डे टू डे में, उनको रेगुलरली साफ करना चाहिए यूजिंग आइदर हैंड सैनिटाइजर और अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन। और शायद इसी से जुड़ा सवाल मार्क हमारा दूसरा भी है सैनिटाइजर्स को लेकर, वो भी हम Right. Actually, but there's a more important question I think that has come up, which maybe I can ask Dr. Guleria. It's about a person who's operated on tonsils and fears that that he or she may actually have a higher risk of getting this infection during the time of recovery. What do you say, sir? So if the person is taking proper precautions and has tonsillectomy or tonsil surgery, the chances of getting infection is not high. Okay. Precaution in terms of isolation needs to be taken. The tonsillectomy does not lead to decrease in your immunity so that you have a higher risk. We have to be careful, both the person and the doctor who's operating, because tonsillectomy means operating in the airways, and viral infection is much more prominent as far as COVID-19 is concerned. So same precaution in terms of isolation, quarantine, hand washing needs to be done. There is no additional risk because of a tonsil surgery. बिल्कुल। और हमारे साथ लगातार डॉक्टर का पैनल जुड़ा हुआ है, डॉक्टर अनिल भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अनिल, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे थे कि मास्क हो या हम बात करते हैं ग्लव्स की, हैंड सैनिटाइजर्स की, ये ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं कुछ वक्त के लिए, लेकिन ऐसा भी सवाल हमारे पास सोशल मीडिया से आया है कि क्योंकि हम हैंड सैनिटाइजर्स का लगातार इस्तेमाल करते हैं, तो क्या स्किन को लेकर इस पर कोई इफेक्ट होगा लॉन्ग रन की अगर हम बात करें तो? नहीं। और स्किन में थोड़ी ड्राइनेस, सूखापन आ जाता है कुछ लोगों को। उसके लिए अब ग्लिसरीन और प्रोपाइल अल्कोहल का मिक्स, मतलब उसमें ग्लिसरीन मिला के भी आजकल बनाने लगे हैं, वो आम बनते हैं, तो उससे वो भी नहीं होएगा। इसके अलावा कोई खतरा नहीं है इससे।
There is another question, Dr. Guleria. You know, people can smell cigarette smoke for quite a distance. So they are asking whether, you know, if that's an indication that the virus can spread that distance as well via cigarette smoking or even passive smoking. No. So cigarette smoking smell is related to the fumes of the smoke in the environment, which can go for a long period. The virus itself cannot travel for a very long distance. It gets deposited on surfaces after a distance of just 1 to maximum 2 meters. Okay. But having said this, cigarette smoking can lead to decrease in your immunity, and you can have a higher chance of more severe infection, not only for COVID-19 but for or other viral infections. Cigarette smoking also is associated with more than 10 cancers. Therefore, for all people who smoke, this is the time to quit smoking. Use the lockdown to actually help you to quit smoking. This is what I would say. बिल्कुल, तो लगातार हमारा क्योंकि ये फ़ोन इन शो है और लगातार जो दर्शक है वो हमें फ़ोन करते हैं। हमारे साथ कपिल जुड़ गए हैं। कपिल, पूछिए अपना सवाल। कपिल मुंबई से जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो जी कपिल, पूछिए सवाल। डॉक्टर्स का पैनल जुड़ा हुआ है। अगर सैनिटाइजर और सोप में ना ये वायरस क्लियर हो जाता है तो मेडिसिन निकालने में दिक्कत कहाँ पे है? अगर हम सैनिटाइजर में वैनिश करते हैं, सोप में वैनिश करते हैं, तो मेडिसिन निकालने में इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? चलिए कपिल, आपका सवाल तो हमने लिया ही, साथ ही साथ राखी को भी एक बार लेते हैं, फिर दोनों के सवालों को जो डॉक्टर्स हैं उनसे हम पूछेंगे कि क्या इसके जवाब है। राखी जुड़ गई है कोटा से हमारे साथ। राखी, पूछिए सवाल और अपनी टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिएगा। जी राखी, पूछिए सवाल। मैडम नमस्ते, हम कोटा राजस्थान से राखी बोल रहे हैं। जी मैडम, ये हमारा कोविड-19 में हम कूलर बाहर रखा है, हम चला सकते हैं नहीं चला सकते कोविड-19 में कूलर को? ठीक है डॉक्टर गुलेरिया, इस पर रिस्पॉन्स आपका चाहती हूँ क्योंकि लगातार इस तरह के सवाल आते हैं कि ये एक धारणा है कि कूलर्स या एसी, क्योंकि अभी यहाँ पर जो तापमान है वो लगातार बढ़ता रहेगा, तो क्या कूलर्स और एसी चलाए जा सकते हैं? क्योंकि कहा जाता है, इस तरह की धारणा सामने आती है या अफवाह कह सकते हैं कि ठंड में जो वायरस है वो ज़्यादा बढ़ता है। किस तरह से देखते हैं इसको आप? मेरी तरफ से तो अगर आप कूलर या एसी यूज कर रहे हैं, स्पेशली विंडो एसी यूज कर रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे कोई इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते नहीं हैं। जी। सिर्फ जो एक टाइप का डर था वो ये था कि अगर सेंट्रल एसी है और उसमें हवा एक कमरे से दूसरे हवा सर्कुलेट हो रही है, तो एक कमरे में कोई खांस रहा है जिसको इन्फेक्शन है, तो क्या वो और कमरों में फैल सकती है। लेकिन घरों में तो आप सिर्फ विंडो एसी यूज करते हैं या स्प्लिट एसी यूज करते हैं या कूलर यूज करते हैं, उनमें सफाई रखने की जरूरत है। बरसात का मौसम है, कूलर में मच्छरों का भी इशू और डेंगू का भी मौसम आने वाला है, वो ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन कोविड पॉइंट ऑफ व्यू से कोई घबराने की बात। और एक ऐसा ही सवाल से जुड़ा हुआ ये भी है डॉक्टर गुलेरिया कि जब हम लगातार सब्जियों की बात करते हैं, क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज में आती है और लोग लेने जाते हैं, ज़रूरत है हर घर की, तो लगातार जो महिलाएं हैं उनके कई फेसबुक पे हमारे पास सवाल आते हैं कि भाई हमने सब्जियां खरीदी हैं तो क्या उसको वॉश किया जाए, किस तरह से वॉश करना चाहिए, क्योंकि किस तरह से उसको हम डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं, वो तरीका क्या है ताकि कोविड-19 से बचा जा सके? तो पहली चीज ये कि जो सब्जियों का आप जो जिस पैकेट में ला रहे हैं, जिस लिफाफे में ला रहे हैं, उसको आप डिस्पोज ऑफ कर दें और जैसे उसको आप डस्टबिन में फेंके उसके बाद अपने हाथ धो लीजिएगा, क्योंकि जो पैकेट को कई लोगों ने टच किया होगा तो उसमें इन्फेक्शन ट्रैवल कर सकता है। सब्जियों में का ऐसा कोई इशू नहीं है, आप अच्छी तरह से उनको गर्म पानी में धो सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जी खाने से या सब्जियों से इन्फेक्शन का कोई डेमोन्स्ट्रेटेड रिस्क नहीं है, सिर्फ उनको अच्छी तरह से साफ करके रखने की जरूरत जी। And Dr. Guleria, since you're with us only for a limited time, I'll put this next question also to you. It's an important question actually. How long are we going to take to find a medicine for coronavirus, a solution in a sense? Plasma therapy, how relevant is it a solution to this problem? I think the concern is much greater in the sense is this virus actually like the common cold? I mean, is it going to be a virus that we are not going to have a solution for and it's going to continue to be seasonal, it's going to come regularly and we just have to live with it, coexist? So that is a very important question, because how is the virus going to behave during the winter months? Yeah. Is it going to have a seasonality and come back in a big way during the winter months as influenza does? But that we don't know. Time will only tell. SARS actually died down over a period of time. So unlike influenza, coronaviruses don't survive for that long. But this is a novel virus, so we really don't know. As far as treatment is concerned, a lot of research is going on. New drugs are being looked at, even drugs which are already there in the market like hydroxychloroquine.
what we call repurposed drugs are also being evaluated. There is a lot of research also to develop a vaccine as quickly as possible. So I think we will have a definite treatment in the coming months. And by next year, we should have an effective vaccine, which should actually really change the way we are looking at COVID-19. So hopefully something good should come out in the next few months and by early next year. Dr. Gurtu, related to this, I mean, do you think? Is this virus mutating a lot? I mean, these are concerns that the people are expressing. They're not very sure whether, if we are looking for a solution, we're looking for a vaccine. I mean, the virus has got to remain stable for a period of time. Then we can actually pinpoint and, find a vaccine for it. But if it's mutating regularly, is there, I mean, these are the fears that people are raising. So they want to know. और इसी से जुड़ा सवाल मार्क ये भी है डॉक्टर अनिल आपके लिए कि क्या किसकी जो सिम्टम्स हैं, क्योंकि हम बात करते हैं कि हम एसिम्प्टोमेटिक भी हैं, सिम्प्टोमेटिक सिम्टम्स भी, क्या कुछ ऐसा भी हो रहा है कि सिम्टम्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं ड्यू टू वेदर और बाकी और चीज़ों की वजह से? First, as regards mutation, this is a new RNA virus. It's a very small virus, 150 nanometers, and a very small amount of genetic information is contained in this, around 30 to 35 kilobases, not much. It can theoretically mutate. All viruses do so, under pressure from drugs, under pressure from natural selection, the evolutionary pressures, and they do. But however, this virus, as of today, our understanding is that it has not significantly mutated, nor is it showing any significant mutation process or abilities until now. How it behaves in future, only time will tell. However, as of now, there is no threat, immediate threat of it mutating into something more dangerous. Of course, it could mutate into something less dangerous also, as all viruses do, and become seasonal over time. As of now, there is no such threat on the horizon. The new symptoms, yes, they have been added as we discover more and more, learn more and more about the clinical behavior of this disease, COVID-19. तो जो नए symptoms हैं उसमें एक जो सब में important, अभी सिगरेट की बात हो रही थी, जो नाक में स्मेल है और खाने का स्वाद है, टेस्ट, वो एकदम से गायब हो जाती है. मतलब स्मेल और टेस्ट जो जुड़े हुए हैं वो एकदम से ख़त्म हो जाती है. कुछ चीज़ सूंघते हैं जो हम पता नहीं चल पाता क्या है, और खाने का स्वाद भी एकदम से ख़त्म हो जाता है. ये एक है, काफ़ी आ रहा है देखने को, हमारे यहाँ भी आ रहा है देखने को. दूसरा डायरिया, दस्त. तीसरा थकावट, बहुत थकावट. ओल्डर लोगों में जो 65 के ऊपर हैं उनमें देखा गया है कि सुस्ती, ड्राउजीनेस, नींद ज़्यादा आना, दिन में ज़्यादा सोना, रात में कम नींद आना, ये एकदम से नई चीज़ हो तो ही संकेत है. ये नहीं है कि अगर हो गया किसी को. बदन में दर्द ये हो जाना, और बच्चों में कुछ केसेस आए हैं जिसमें कि स्किन रैशेस वगैरह भी देखी गई हैं. तो ऑन द होल हम ज़्यादा इस पर ध्यान न दें, सिवाय उसके कि अगर नाक में स्मेल एकदम से गायब हो जाती है तो कई बार यही अपने आप में एक ही लक्षण होता है जो कि संकेत करता है कि हमें शायद कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है. इसके अलावा जितने भी हैं, डायरिया आमतौर पे ज़्यादा कारण जो आजकल चल रहा है डायरिया, वो कोरोना का डायरिया नहीं है, बहुत कम में मिलेगा. तो इन पे ध्यान न दें, ध्यान रखें. अब तो 60-70% बिना लक्षण के भी हो सकते हैं. तो जैसा मैंने कहा कि हम ध्यान रखें सिर्फ अपने बचाव और औरों के बचाव की जो 3 सिद्धांत हैं पब्लिक हेल्थ के, उन्हीं पे. बाकी इन पे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम जानते हैं या नहीं जानते. तो सतर्कता, सहभागिता और सजगता के साथ अगर आप लड़ते हैं ये लड़ाई तो काफ़ी है. हमारे साथ सिलीगुड़ी से कॉलर जुड़े हुए हैं. पूछिए सवाल अपना. नाम है इनका जी. मैं घनश्याम गुप्ता सिलीगुड़ी से मैं बोल रहा हूँ जी. मैं बैंकर हूँ, मैं चेस्ट में मैं काम करता हूँ. तो वहाँ जो नोट्स जो होते हैं उसको सैनिटाइज कैसे किया जाए? जी जी. डॉक्टर गुलेरिया, आई वुड लाइक कि आप इस पर रिस्पॉन्स दें, क्योंकि लगातार ये सवाल हमारे पास पहले भी कई बार शो पर आया है कि अगर हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस कम करते हैं और नोटों का आदान प्रदान होता है तो किस तरह से हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं अगर हम बात करते हैं कोविड-19 को लेकर. ये पहली चीज तो ये है कि देयर इज अ स्मॉल चांस कि नोटों से इन्फेक्शन हो, क्योंकि नोट तो कई लोगों के हाथ के थ्रू जाते हैं. तो बेस्ट ऑप्शन तो यही रहेगा कि हम अगर किसी चीज को भी टच करते हैं, चाहे वो नोट हो, चाहे वो और कुछ चीज हो, तो हम अपने हैंड रेगुलरली वॉश करें, वहाँ पे हैंड सैनिटाइजर रखें जिससे हाथों में हमारे इन्फेक्शन ना आए.
कई लोग ग्लव्स डाल लेते हैं जिससे उनके हाथ ना आए, लेकिन ग्लव्स का यही प्रॉब्लम है कि अगर आपने ग्लव्स डाल के कुछ चीज टच की और उसके बाद इसी ग्लव्स से अपने चेहरे को छू लिया तो इन्फेक्शन वहां पर भी जा सकता है। तो नोटों के साथ ऐसा नहीं है कि उनको कई लोग उनको प्रेस कर लेते हैं या कुछ और करते हैं, यूज जरूरत नहीं है। आपको अपने हाथ साफ रखनी है। आपके सर्फेसिस पे भी इन्फेक्शन हो सकता है जो आप जिस जहाँ से आप नोट रिसीव कर रहे हैं। इसलिए ये जरूरी है कि अगर आप कहीं नोट रिसीव कर रहे हैं तो उसके बाद अपने हाथ वॉश करें हैंड सैनिटाइजर से या किसी से सोप एंड वाटर के साथ। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट इशू है वो अपने हाथ को चेहरे पे ना लगाएं, क्योंकि वायरस जो अगर आपके हाथ पे भी आ जाए वो आपके हाथ से चेहरे पे या सांस के रास्ते पे नहीं पहुंच सकता जब तक आप उसको वहां पर लेके नहीं जाते हो। इसलिए चाहे नोट्स की बात हो चाहे और किसी चीज की बात हो, रेगुलरली अगर आप किसी चीज को ऐसे टच कर रहे हो तो बीच बीच में हाथ रेगुलरली धोएं और अपने चेहरे को छूने से अवॉइड करें। जी Dr. Guleria, something else that has come to light recently is that, there was a feeling that people who are young didn't actually get this infection, but quite a few of the deaths that have occurred in our country are of actually young people, and that is in the second phase of that we are seeing. So is that a cause of concern, right now, because there was an impression that, we just needed to target a few vulnerable groups of people who had comorbidities, but young people are also getting infected. That is true. So what we are seeing is that globally the mortality death tends to be higher in people who are older, but Yes. also with comorbidities. And you must remember that in India, a lot of comorbidities happen at an earlier age. We are known as the diabetes capital of the world, so we have a large number of people at a younger age group who have diabetes. Heart problems occur in India at a younger age, and therefore that is also a problem. Second issue, which I would actually also like to flag, is that we have to get over the stigma of COVID-19. Many young people who fear that if they get labeled as having COVID-19 and therefore the family will suffer, they will get all put into quarantine, don't report symptoms, don't come forward to get themselves tested or come to the hospital. And they come to the hospital when they're in an advanced stage, when they have really difficulty in breathing or their oxygen saturation is very low. So I would also say that to decrease mortality, it is better that we report early and get ourselves admitted or investigated and managed early rather than having that stigma of COVID-19. Right. Thanks very much, Dr. Guleria. Thank you for joining us for this first half hour of this program. We've been very honored to have you with us. Shukriya. Let's continue with our discussion then. You can please call in to us with your queries or send them on our online platforms. Bilkul. But we have with us Dr. Lieutenant General Ved Chaturvedi, immunologist at Gangaram Hospital, and Dr. Anil Gurtu with us continuing. So Dr. Chaturvedi, let me come to you. We have masks, gloves, etc. But this is not the gloves, for instance. To what protection does gloves give a person? Because they get this false sense of protection maybe from of their hands, but they have to keep the gloves clean as well, right? Otherwise, they can cause the same amount of infection because the gloves can get dirty. Absolutely, very important thing, because probably people now understand about mask, but gloves के बारे में अभी कई भ्रांतियां हैं कि मैं ग्लव्स पहन रहा हूं तो शायद मैं प्रोटेक्टेड हूं, बट आप ग्लव्स को पहन रहे हैं तो आपकी और बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, बिकॉज ग्लव्स से आप बार बार यदि फेस को छुएंगे तो ग्लव्स जो है आपका क्लीन होना चाहिए। तो जब भी आप ग्लव्स यूज कर रहे हैं तो मोटा मोटा एक चीज याद रखिए, जैसे आप अपने हाथों को यूज कर रहे हैं, यदि आप अपने हाथों को यूज कर रहे हैं तो आप हाथों को सैनिटाइज करते हैं, या तो हाथों को साबुन से धोते हैं या हाथ को सैनिटाइजर से धोते हैं। साबुन कोई भी साबुन यूज किया जा सकता है, सैनिटाइजर कोई भी सैनिटाइजर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सेम इज द ग्लव्स के लिए भी जब आप ग्लव्स यूज करते हैं, या तो डिस्पोजेबल ग्लव्स जैसे हॉस्पिटल में, बट आप जो आप खुद यूज करते हैं ग्लव्स, इतने सारे ग्लव्स यूज नहीं किए सकते, तो हम उन ग्लव्स को बार बार धोया जा सकता है, साबुन से धोया जा सकता है, सैनिटाइजर से साफ किया जा सकता है। इन सब चीजों का ध्यान हमको रखना पड़ेगा। जी,
और डॉक्टर चतुर्वेदी, क्योंकि आपने सैनिटाइजर्स को लेकर जिक्र किया, इस तरह का भी सवाल हमारे पास आया है कि अगर हम घर पर हैं, हम जानते हैं कि कहीं बाहर हैं और वहाँ पर सुविधा नहीं है हाथ धोने की, तो हम सैनिटाइजर्स का उपयोग करते हैं, लेकिन घर पर क्या ज़्यादा बेस्ट रहता है, एक सैनिटाइज़र की अगर हम बात करें या हैंड वॉश? ये सवाल हमें एक दर्शक ने पूछा है। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। कभी कभी मैं भी सोचता रहता हूँ बट याद रखिए, सबसे सिंपल जो घर में है वो सोप है। जी। ये दोनों ही चीजें प्रूवन है, सैनिटाइजर या जैसी स्थिति हो। अब आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो आपकी स्थिति नहीं है कि आप हम साबुन का इस्तेमाल कर सकें। जी। घर में हमारे लिए बहुत आसान है, बाथरूम में जाके हम साबुन से हाथ धो सकते हैं। हाथ धोना और पैर धोना, देखिए सीरियल चल रहा है रामायण और इस सब महाभारत में देखता रहता हूँ जी। कि उस समय भी हाथ धोना और पैर धोना भी, इवन पैर धोना भी कितना महत्वपूर्ण माना गया था, जबकि कोई ऐसा सिचुएशन नहीं था। अब ये सिचुएशन बहुत एबनॉर्मल है। ये सिचुएशन सबको मालूम है कि ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। इसलिए हमें थोड़ा ज्यादा बार हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी कहिए, कभी न कभी तुम्हें चेहरे पे भी लगाऊंगा, कभी न कभी टेबल पे भी लगाऊंगा, और आपको एक बार बार धोने एक छोटी सी प्रक्रिया से आपको इतना बड़ा फायदा हो रहा है। बाकी कोई दवाई काम करे ना करे, सब दवाइयों पे डिबेट है, बट इस पे कोई डिबेट नहीं है। साबुन और सैनिटाइजर, इस पे कोई डिबेट नहीं। बिल्कुल कोई डिबेट नहीं है। बच्चे भी सिखाते हैं हमें कि भाई आप जितनी बार हाथ धोते हैं, कम से कम 20 सेकंड से ज़्यादा मम्मी हाथ धोइए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ अकील जुड़ गए हैं, कॉलर। अकील जी, पूछिए अपना सवाल, डॉक्टर्स का पैनल आपके लिए जुड़ा हुआ है, जो भी संदेह है आपका कोविड-19 को लेकर। रिपोर्ट में आ रहा है कि ये काफी तरह के स्ट्रैंड्स हैं कोविड में, तो जैसे कोई पेशेंट रिकवर होता है तो क्या उसको फिर से ये कोविड हो सकता है डिफरेंट स्ट्रैंड का, अगर कोई पकड़ ले तो? डॉक्टर अनिल, मैं चाहती हूँ कि इस पर आप जवाब दें, क्योंकि इस तरह के सवाल भी आते हैं कि कई पेशेंट्स जो रिकवर हो जाते हैं, वो घर वापस आते हैं तो उनको भी अलग अलग धारणाओं के साथ देखा जाता है कि भाई कहीं वापस इन्फेक्शन ना हो जाए। तो कितने चांसेस होते हैं वापस इन्फेक्शन आने के, या बिल्कुल कोई चांस नहीं है, या एहतियात एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए में बरतनी होगी? question that is related to earlier question, that is a follow-up has come in, is that there are different strands of the virus from different countries. So, I mean, if you're infected with one strand from one place, can you get infected by the other strand from another place? Is it different in that sense? So, will you get reinfected? Even if, yeah. See, I'll just clarify. If I get infected by coronavirus today, then over the next 7 to 10 days, 7 से 10 दिन तक, my immune system, जो लड़ाई करता है वायरस से, that will mount and raise an immunoglobulin which will protect me for up to 14 days, called IgM. After that this will come down, ये नीचे आएगी। लेकिन ये जब नीचे आने लगती है, as it begins to come down the levels, another immunoglobulin IgG begins to rise day 14 onwards. तो ये IgG जब बढ़ोतरी होती है, ये करीब 20, 21, 30 दिन तक पीक कर लेता है। जब तक ये दो इम्यूनोग्लोबुलिन्स मेरे में हैं, IgM और बाद में IgG, तब तक कोई भी कोरोना को जो SARS-CoV-2 है, तब तक ये दोबारा मुझ पे हमला करके मेरे शरीर को पर कब्जा नहीं कर सकता। बेसिक बायोलॉजी जो है वो इतना हमें बताती है, और इसको अभी तक कोई गलत नहीं साबित कर पाया है। तो एक बारी जब मुझे हो गया ये संक्रमण, उसके बाद मैं कम से कम 30 दिन तक तो प्रोटेक्टेड हूँ, बचा हुआ हूँ, दोबारा नहीं होएगा। इसके आगे क्या होता है, कितने और दिन तक मैं प्रोटेक्टेड हूँ, कितने और दिन तक मैं दोबारा नहीं इन्फेक्शन वापस ले सकता इसी वायरस से, ये अभी हम इस पर हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी ये बहुत नया वायरस है, नई चीज़ है। इसी से जुड़ा हुआ जो और वायरसेस थे, SARS-CoV-1 जो गया था 2002-3 में, उसको अगर हम देखते हैं तो लगभग ये 2 से 3 साल तक प्रोटेक्टेड रह सकता हूँ मैं। लेकिन इस वायरस से हाँ, आज मुझे इन्फेक्शन हुआ तो दोबारा नहीं होएगा, कम से कम 1 महीने तक तो इतना पक्का है। उसके आगे भी प्रोटेक्शन ज़रूर होएगा, लेकिन कितने दिन तक प्रोटेक्टेड हूँ मैं, ये अभी हम नहीं पता लगा पाए हैं। समय के साथ इस पर और सफाई आएगी।
और लगातार फेसबुक ट्विटर हैंडल्स पर हमारे पास सवाल आ रहे हैं, जो लगातार हम कोशिश करते हैं कि जितने सवाल हम ले पाएँ और आपके जितने संदेह हैं उनको हम दूर कर पाएँ। डॉक्टर चतुर्वेदी, जो सवाल हमारे पास एक साफ तौर पर ये आया है फेसबुक के ज़रिए कि किस तरह से जब हम थेरेपी की बात करते हैं मनोवैज्ञानिक तौर पर, यानी आप जानते हैं आप कोविड-19 से आप जंग लड़ रहे हैं और आप जो एहतियातन कदम उठाने थे वो आपने उठाए, आपकी दवाई भी है, लेकिन जो एक मानसिक संबल है उसको बढ़ाने के लिए किस तरह से काम किया जा सकता है, जो घर वाले हैं वो सवाल मैं जानना चाहती हूँ किसका जवाब क्या है, क्योंकि ये बहुत परमानेंट है कि आप मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं काफ़ी धक्का लगता है आपको, क्योंकि आप इस बीमारी के बारे में सोचते हैं, सुनते हैं, तो आपको लगता है भाई शायद दुनिया ख़त्म हो जाएगी आगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, किसी चीज से भी लड़ने के लिए यदि आपको मालूम है कि आपको शेर से लड़ना है और आपका मनोबल अच्छा है तो आप शेर से लड़ सकते हैं। बट आप पहले ही आपका मनोबल, तो पहले तो विज्ञान का मतलब है हेल्थ एजुकेशन। आपको मालूम है कि 100 में से 90% यदि आपको इन्फेक्शन हो भी गया, ये बताना हमको बहुत ही जरूरी है पब्लिक को कि यदि 100 में से 90% ये वायरस आपको कुछ नहीं करेगा, ये आपके बॉडी में आएगा, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, आपके एंटीबॉडी आपको दे जाएगा और चुपचाप चला जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको 80 to 90% आपको कुछ नहीं करेगा। अब हमारी मुश्किलात ये है कि हम इस चीज को नहीं बता पा रहे हैं, हम उस चीज को हम बता पा रहे हैं कि क्योंकि हमें बताना पड़ता है इसलिए ताकि लोग थोड़े से इसमें ज्यादा वो अटेंटिव रहें। बट जिसको पेशेंट को हो जाता है, सपोज मेरा पॉजिटिव आता है, अब पूरे घर वाले परेशान है कि भाई मेरा पॉजिटिव आया है, तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि 100 में से 90% मुझे कुछ नहीं होगा। परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी 90% कुछ नहीं होगा। 5-10% मेरे को कुछ सिम्टम आएंगे जो खांसी जुकाम में होते हैं, वो सिम्टम्स हम कुछ भी बोल सकते हैं कि मेरा कुछ गला खराब होगा, मेरे शरीर में दर्द होगा, मेरे को जोड़ों में दर्द होगा। Yes, Dr. Chaturvedi, in fact, we've got a caller online. Rajnikant has been waiting, so let's listen to him. Rajnikant, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, थैंक यू सर। Yes, thank you. ये कोविड-19 में ऐसा अनुमान कौन सा है? 65 ईयर्स 60 ईयर्स के आगे की जो लोग हैं उनको ज्यादा खबरदारी लेनी पड़ती है, इसका अनुमान क्या है? और दूसरी बात, ये जो अभी कोविड-19 में जो चला है वो कब तक चलेगा? यानी कि हमको 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर उसकी प्रिकॉशन लेना पड़ेगी। प्रिकॉशन लेना अच्छा है, हमको मालूम है, या हमारे लिए है, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं, 60 के ऊपर के लोग हैं, उसके बारे में आपका अनुमान जो है उसमें क्या ऐसा डिफेक्ट है कि उनको ही पकड़ता है? और दूसरी बात, आप बोलते हैं सैनिटाइजर करो, 4 थेम हाथ में डालो, हाथ धोने के बाद वो 4 थेम डाल दो जी। वो सैनिटाइजर अल्कोहल है। अगर 4 थेम हाथ पर डाल देते हैं तो कोई एक आधा पेट गले के अंदर गया तो उसमें कुछ फर्क पड़ता है। बस इतना ही सवाल है, 2 ही सवाल है। डॉक्टर अनिल, आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? फर्स्ट इज एज। जी, वो एज को लेकर बोल रहे हैं कि 60 है, 65 है, तो एज को लेकर भी उनको डाउट है, और बाकी सैनिटाइजर एज, ये जो इम्यूनिटी है जिसकी अभी मैं चर्चा कर रहा था, डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी ने भी अभी समझाया, तो जो अभी मैंने चर्चा की आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये 7 दिन के बाद बनती हैं और हमें बचाती हैं काफ़ी लंबे समय तक दोबारा इन्फेक्शन से। लेकिन पहले 7 दिन क्या होगा? पहले 7 दिन हम थोड़ा वल्नरेबल हैं, हमें गड़बड़ हो सकती है। अब इन 7 दिन में ये जो इम्यूनिटी अभी हमने बात की इम्यूनोग्लोबुलिन वाली, वो नहीं है हमें बचाने के लिए। तो हम किससे बचते हैं? जब वायरस अंदर घुसता है तो एक बहुत प्राचीन इम्यूनिटी हमारे में है जिसकी कोई याददाश्त नहीं होती, मेमोरी नहीं होती, उसको हम इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। ये वायरसेस और कीटाणुओं से ही हमारे शरीर में आई है, करीब 2-3 बिलियन साल पुरानी ये है जेनेटिक इम्यूनिटी। ये जो इम्यूनिटी है, इसके कुछ सेल्स होते हैं, नेचुरल किलर सेल हम बोलते हैं और इत्यादि। ये इनमें कोई याददाश्त नहीं होती कि ये अब दुश्मन आ रहा है इसको पकड़ो, वो जो भी आता है उसको पकड़ कर आगे ले जाके कहता है मारो। ये 7 दिन पहले हमें यही बचाती है, और इससे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वगैरह बनती। जो ओल्ड लोग हैं 65 प्लस, उनमें अक्सर, सब में नहीं, काफ़ियों में ये कमज़ोर पड़ सकती है। अब ये हर एक में कमज़ोर नहीं पड़ती। जब
लेकिन अगर आप आम 65 ईयर जैसे की ज़िंदगी जी रहे हैं, काम नहीं करते या ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, डाइट पे ध्यान नहीं देते, सिगरेट स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, तो लाइफस्टाइल अगर आपका सीडेंट्री और ख़राब है तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। खासकर ये जो इनेट है, जो जिसमें याददाश्त या पहचान नहीं है, और वो कम होने से ये वायरस आपको धोखा दे के आपके शरीर पर कब्जा कर लेगा, और जब तक आपकी दूसरी इम्यूनिटी बनेगी 7 दिन बाद, तब तक ये काम तमाम कर चुका होगा आपके शरीर का। तो इम्यूनिटी बना के जो रखते हैं वो 65 के बाद भी बचे रहते हैं। अगर जो नहीं करते, नॉर्मल लाइफ 65 की जीते हैं कि बैठ गए बिस्तरे पे तो बैठ गए, काम करना चलना फिरना बंद कर दिया, तो उनमें ये खासकर ज़्यादा खतरा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये होए, आप बचा भी सकते हैं। But doctor, you know, at over 65, to build your immunity since of the loss of innate immunity, what do you do? I mean, what protections does one have after 65 to keep your immunity going? Do you have to take a lot of vitamins? Do you have to eat a proper diet? Do you have to have Chyawanprash, all these kind of things? Yes, a lot depends upon not what happens at 65. A lot depends on what happened during the last 65 years, the kind of lifestyle you led. If you are physically active, क्योंकि इम्यूनिटी एक दिन में ये एक दिन में नहीं बनती, तो तब तक तो खत्म हो गया, आपका काम तमाम हो गया। उससे पहले अगर यंग हैं, जब हम यंग होते हैं तब जो हरकत करते हैं, जिस तरह का लाइफस्टाइल जीते हैं, वो झलकता है, वो दर्शाता है 65 पहुंचने पर कि कितना स्वस्थ हम रहते हैं जी। तो वो वही चीज़ें हैं जो दोहराई जाती हैं। फिजिकली एक्टिव, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ज़्यादा खाना, कम से कम 5 हेल्पिंग्स रोज़, और सिगरेट वगैरह नहीं लेना, वही जो आम है उनसे बनती है इम्यूनिटी अच्छी, खासकर एक्सरसाइज और डाइट से। क्योंकि डाइट का नाम लिया है डॉक्टर अनिल ने, डॉक्टर वेद, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसा भी सवाल हमारे पास आया है कि उस सवाल को 2 दृष्टिकोण से मैं समझना चाहूँगी। पहला ये कि जिन लोगों के पास घर में खाने की सुविधा नहीं है, वो घर में खाना नहीं बना सकते, वो अगर बाहर से किसी भी तरह से मंगाते हैं, तो उनके लिए क्या एहतियातन कदम होने चाहिए। दूसरी चीज़, किसी ने सवाल करके हमसे पूछा है कि क्या अभी ये सही वक्त है, क्या हम नॉनवेज कंज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज वो आपको बाहर से लाना होगा। तो इन दोनों ही सवालों पर आप रोशनी डालिए प्लीज। देखिए, ये जो बाहर से कई ऐसे हैं जो बेचारे अकेले रह रहे हैं, वो बाहर से मंगाते हैं डिलीवरी बॉय से, उसमें कोई खराबी नहीं है। सिर्फ हमको यही एक सोचना पड़ेगा कि जो डिलीवरी बॉय आ रहा है, जो एक उसका पैकेज है, उस पैकेज को किस तरह से डील करना है। जैसे कि शुरू में डॉक्टर गुलेरिया साहब ने ही बताया कि जैसे सब्जियां आती हैं, वैसे ही आपका जो पैकेट है, वो जो पैकेट को आपको चूंकि डिस्पोज करना है, और पैकेज के ऊपर एक प्लास्टिक का शीट भी होगी, तो जो जैसे आप हैंडल करेंगे, यदि आपके पास ग्लव्स हैं तो आप ग्लव से हैंडल करेंगे, यदि आप अपने हाथ से हैंडल करते हैं तो आपने उस प्लास्टिक को डिस्पोज कर दिया, आपने उसको और पैकेज को डिस्पोज कर दिया, तो आपको अपना हाथ धोना पड़ेगा। क्योंकि ये समझ के चलिए, ये हम समझ के चलेंगे कि उस पैकेट में के ऊपर कोई वायरस हो सकता है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। और जो खाना ऑलरेडी कुक्ड है और जो है हम उसको फिर से गर्म करके खाएंगे तो हमको ज्यादा फायदा होगा। तो एक जनरल प्रिंसिपल्स हमको रखना पड़ेंगे। जहां तक वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का है, साइंस ये कतई नहीं कहती कि नॉन वेजिटेरियन खाने से कोई कोविड होता है। देखिए, 3/4 वर्ल्ड है वो नॉन वेज है। ये जरूर माना गया है कि एक्सोटिक एनिमल्स हैं जिनके बारे में सही में किसी को नहीं मालूम, इवन चाइनीज भी उनको एक्सोटिक ही मानते हैं, जो बहुत वर्षों से हम खाना खा रहे हैं। जैसे फिश वर्षों से खा रहे हैं, हमें मालूम उसकी सेफ्टी, वर्षों से हम चिकन खा रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि कितनी साफ सफाई से बनाया गया है, हाफ कुक्ड तो नहीं है, फुल्ली कुक्ड है कि नहीं। और यदि आप घर में बनाएंगे तो ये तो बात पक्की बात है कि घर का खाना सबसे अच्छा होता है, यदि आप घर में कर सकते हैं। और जहां तक हो सके, क्योंकि कुकिंग ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड रिक्वायर्स मोर एलाबोरेट अरेंजमेंट्स, यदि सब लोग वेजिटेरियन रहें इस टाइम में तो हमको मेरे ख्याल से एक ज्यादा सुरक्षा मिल सकती है। बट कोई ये कहे कि नॉन वेजिटेरियन फूड से होता है, तो ऐसा नहीं। और आजकल तो मैं देख रही हूँ कि लगातार लोगों की जो कुकिंग एक्सपर्टीज हैं वो निकल कर बाहर आ रही हैं, बिकॉज लॉकडाउन है तो लगातार लोग घर पर अच्छा खाना बना रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, सौरभ जुड़े हुए हैं हमारे साथ दिल्ली से। सौरभ, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, नमस्कार मैम, एंड सभी को नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम सब्जी लाते हैं बाहर से। हेलो जी जी सर, जी आपकी आवाज हमें आ रही है सौरभ। हाँ, जैसे हम बाहर से सब्जी लेते हैं, पड़ोसी ले लेते हैं,
और उन सब्जी को एक दिन रख देते हैं, अगले दिन उसको एक बाल्टी में डाल कर और हल्का सा सर्फ लेके डाल देते हैं और फिर साफ पानी में कर लेते हैं, क्या ये ठीक है? डॉक्टर बिल्कुल डॉक्टर अनिल, आई वुड लाइक कि आप इस पर रिस्पॉन्स दें, क्योंकि ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि ये सब्जियों को लेकर आते हैं और एक दिन रखते हैं और फिर सर्फ में डालते हैं, तो क्या ये सही तरीका है डिसइंफेक्ट करने का? नहीं, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। आप सब्जी को रखने की भी ज़रूरत नहीं, सलाद को रखने की ज़रूरत नहीं, जब लाएं उसी वक्त खा सकते हैं। उसको धो लीजिए, कोई साबुन, उस पर कोई डिसइंफेक्टेंट साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप धो लीजिए बहते हुए पानी में, नल के पानी में, कोई उबला हुआ कोई स्पेशल पानी नहीं चाहिए, पानी नल का पानी बहता हुआ धो लीजिए अच्छी तरह, इतना ही है। और दूसरी चीज़, जैसे बार बार हम कह रहे हैं, हाथ साफ करते रहिए पहले और बाद में, और सब्जी को बहते हुए नल के पानी में, कोई स्पेशल पानी नहीं, कोई उबला हुआ, कोई ठंडा गर्म नहीं, कोई उसमें केमिकल मत डालिए, साबुन मत डालिए, सिर्फ नल के पानी से, और उसी वक्त लेके उसी वक्त भी खा सकते हैं, रखने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सेफ है वो। Dr. Gurtu, there was this question about non-vegetarian food. Now, there was an impression that, at least in some people, that it gives you greater immunity. Non-vegetarian people are stronger. I mean, I'm not sure about the science behind that, but some people feel better if they've eaten non-vegetarian food, and they feel more immune, they feel stronger proteins, etc. And at a time like this, Dr. Chaturvedi is saying we should have vegetarian food preferably, but probably because of the circumstances. But how does it affect the immunity? If a person is used to having non-vegetarian food, suddenly they start having vegetarian food, do their immunity fall? I mean, does it fall? No. See, diet. मैंने ये नहीं बोला है कि नॉन-वेज फूड बंद करना है। यदि आज मेरा बेटा है, यदि वो रोज चिकन खाता है और उसको चिकन अच्छा लगता है और चिकन अच्छी तरह बनाया जा सकता है, तो उसमें कोई खराबी नहीं है। जो ट्रेडिशनल नॉन वेजिटेरियन फूड हम बरसों से खा रहे हैं, वो बिल्कुल सेफ है, ऐसा नहीं है, यदि अच्छी तरह बनाया जाए। हाँ, यदि बाजार से आ रहा है तो वो नॉर्मल प्रिंसिपल है कि यदि हाइजीनिक है, अच्छी जगह से आ रहा है, तो जहां तक उसका एक सिंगल लाइन का आंसर है कि चाहे आप वेजिटेरियन खाएं चाहे नॉन वेजिटेरियन खाएं, जिस खाने के आप आदी हैं, मैं सपोज दाल से प्रोटीन लेता हूं, आप फिश से प्रोटीन लेते हैं, यदि आप कि सफिशिएंट आप प्रोटीन ले रहे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी वेजिटेरियन खाएं चाहे नॉन वेजिटेरियन खाएं बराबर रहेगी। That's what I was asking about immunity, actually, whether it affects the immunity. Anyway, I think you've answered, Dr. Chaturvedi. हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े हुए हैं, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर्स का पैनल आपके साथ जुड़ा हुआ है, पूछिए सवाल। कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। रवि जुड़े हुए हैं नागपुर महाराष्ट्र से। रवि, आप पूछ सकते हैं सवाल। हाँ जी, हेलो जी। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी रवि जी। हाँ, अभी मैं कुछ दिन, एक हफ्ता पहले एक फॉरेन के डॉक्टर थे, उन्होंने ये बोला था कि जैसे 70% अल्कोहल जिसमें होता है सैनिटाइजर में, उसको रब हाथ में किए तो डिसइंफेक्ट हो जाता है वायरस। हेलो जी जी जी। रवि जी, एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप अपने टीवी की आवाज बिल्कुल कम कर दें, ताकि हम आपका सवाल और जो डॉक्टर्स यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो आपका सवाल सुन भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। हाँ हाँ हाँ, मैं जी जी, हेलो, पूछिए। हाँ जी हाँ जी हाँ। चलिए, शायद वो समझ नहीं पाए, लेकिन जितनी बात मैं उनकी समझ पाई, डॉक्टर अनिल शायद वो ये कहना चाह रहे थे कि भाई जितना % अल्कोहल ज़्यादा होता है सैनिटाइजर में, शायद यही सवाल था उनका, तो क्या वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है या फिर कम, शायद वो यही पूछना चाह रहे थे। एक रेंज होती है 60% से 75%, उससे कम या उससे ज़्यादा दोनों गड़बड़ कर सकता है जी। तो 60 कम से कम होना चाहिए, 60% वो आप चेक कर सकते हैं, और 70-75% ऊपर वाला होता है जी। Dr. Gurtu, there's a question that a friend of mine who lives abroad, who's used to traveling a lot, has asked, when can they resume their lives, their normal lives? Here we are stuck inside our houses, we're not even able to move out, but they are talking about trying to get back to that situation. Are we ever going to get back? That's the fear in their minds. Used to traveling on a job which requires and that's how they make their money, and now they're all stuck.
You know, I mean, so that's a kind of concern around the world as well. So how would you answer that? Are we going to be in a position where we can resume that kind of lifestyle in the future, maybe wearing masks or something? Yes, we will be, but it probably will not be the normalcy that we have been habituated to, used to. Okay. It will be, to use a cliche, new normal, Okay. which means basically that each one of us at individual level and each one of us at the level of society, community level, will have to re-examine each and everything from morning when we get up to evening when we go off to sleep, to everything we do in between. How will it change after the new normalcy, after I get out, which we will definitely, we will get out. There's no doubt about it. It may take 12 months. So is it are we postponing the inevitable? Can't we just start doing it now if we have to face it in the future, is the question. Yes. Can we start now? Can we start? We've done enough of a lockdown. I mean, talking about people who've lived abroad, their lockdowns have been longer than ours. Yes, we already have begun. Now, as you see that it's a graded risk based, That's right. which means depending on the risk, which is a traffic light symbol, green, red, orange. right. And what do you do at a traffic light? When you see red, you stop, you don't move. Okay, fair When you see green, you carefully, but you move without any problem or thinking twice. When you see orange, you move, but you are cautious. So this traffic light behavior is the behavior we have to internalize as a new adaptation, psychological behavioral adaptation to this COVID and many more of such viral infections that are bound to come because of climate change and interconnectivity within the globe. So we have to keep this traffic light as a good metaphor, which the government has also brought in. Okay, Green, fair enough. orange, I red, think there and are adapt. callers जी on the line. बिल्कुल हमारे साथ पटियाला से कॉलर जुड़े हुए हैं समय कम है फिर दोनों डॉक्टर्स का हम रिएक्शन लेंगे पूछिए सवाल अपना हमारे साथ पटियाला से जुड़े हुए हैं नमस्कार जी। जी मनोज कुमार जी जुड़े हुए हैं पूछिए मनोज सवाल सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं ना पिछले कई सालों से चेस्ट एस्थमा से पीड़ित हूँ, तो मेरे को चेस्ट एस्थमा है। तो सर अब ये जो प्रॉब्लम है ये सांस से रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से, तो ये कितना खतरनाक है हमारे जैसे पेशेंट्स के लिए, क्योंकि काम पे भी जाना है सर, बाहर निकलना है। तो क्या जिनको चेस्ट एस्थमा है उनके लिए बहुत डेंजरस है सर ये, मतलब क्या किया जाए? जी डॉक्टर वेद अगर आप इस पर रोशनी डाल पाएं, चेस्ट एस्थमा के पेशेंट हैं और जानना चाह रहे हैं कि कितना ज़्यादा इनको एहतियात बरतनी चाहिए खासतौर पर इस मौके पर। देखिए एहतियात तो हम सभी को बरतना, बट जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं कोमॉर्बिडिटीज, यदि आपको जिसे ऑलरेडी आपको अस्थमा है तो आपको ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत है। वनस्पति एक आदमी यंग है, हेल्दी है, जैसे डॉक्टर साहब अभी इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो आपको वैसे ही एक बीमारी से पीड़ित हैं। सपोज आपको डायबिटीज हो तो और प्रॉब्लम, यदि हाइपरटेंशन है तो और प्रॉब्लम। कई हमारे पेशेंट हैं जो कैंसर के हैं। मैं खुद ही रूमेटोलॉजी इम्यूनोलॉजी की प्रैक्टिस करता हूं गंगाराम में। ये पेशेंट जो दवाइयां लेते हैं वो रोज फोन करते रहते हैं कि साहब मैं ये दवाइयां ले रहा हूं या मैं कैंसर की दवाई ले रहा हूं। तो वो ये सब कोमॉर्बिडिटीज होने से यदि आपको अस्थमा है या फिर ये सब प्रॉब्लम्स में है तो आपको प्रिकॉशन ज्यादा लेने की जरूरत है। डरिए नहीं, सिर्फ प्रिकॉशन लेना जरूरी है। हाँ आप जा सकते हैं, मास्क लगा सकते हैं, मोर फ्रीक्वेंटली लगा सकते हैं, डिस्टेंसिंग का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखेंगे। आपको मालूम होना चाहिए, आपके पास आरोग्य ऐप है यदि, तो आपको पता चलेगा कि आपके एरिया में कौन सा एरिया है जहां खराब है या कोई नियरेस्ट पेशेंट है, तो आप वहां नहीं जाएंगे और बेवजह डरेंगे नहीं। जैसे आप यदि हमारे हॉस्पिटल में आज आते हैं आप गंगाराम में और आपको मालूम कि नहीं इस हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं है, वो तो एक सामने एक हॉस्पिटल है, उन्होंने एक अलग विंग बनाया है, तो आप डरेंगे नहीं। हमारा जो बेवजह डर है कभी कभी उस ऐप जो आरोग्य ऐप से उससे क्लियर हो जाता है। यदि ये सुन लीजिए अच्छी तरह, स्पेशली जो पेशेंट हैं उनके लिए। जी Right, Dr. Gurtu, you know, I mean, the last time there was a pandemic of this kind of proportion was the Spanish flu in 1918, and lots of studies are now coming out about that. It did go away by herd immunity, in the sense people developed an immunity to it over time. Is that the only solution? One is beginning to wonder for all these kind of things, and the cycle with which, you know, this is more of a philosophical question. Nature sends these kind of things to sort of restore balance. People are discussing that at some sort of level, and you know, it would not go away until it restores balance, in a sense.
Are these kind? How do doctors even consider these kind of questions? See, you are ascribing intention, motivation to nature. Yes. Humans have intentions and motivations because we have imagination, neocortex. Right. Nature does not have any that. motivation So or that's a scientific intention. explanation. It Good, is sir. without intention. Our intentional behavior over the last 200 years of industrial society, where we have created a disconnect between our social systems and the nature, and that is somewhat unnatural, and from that chasm, disconnect between our social systems and the nature, this virus has arisen, zoonosis, and this will keep happening again and again until we re-establish a better mutual connect with the nature for times to come. So that it's not, nature has no intention, we have intentions, good or bad. So nature is blind. It is working on the evolutionary principles, and it has been for last 3.8 billion years of life on Earth, planet Earth. बिल्कुल, और समय बहुत कम है, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े डॉक्टर अनिल और अपने अपने इतने अमूल्य विचार इस मंच से साझा किए, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर जुड़ने के लिए। तमाम जो संदेह थे हमारे पेशेंट्स के, जिन लोगों ने कॉल किया, उन सभी जो असमंजस की स्थिति में थे, उनके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। तो डॉक्टर स्पीक में अगर हम बात करें, मार्क, तो हमारी पूरी कोशिश रहती है पैनल के ज़रिए जो भी असमंजस या संदेह कोविड-19 से जुड़ा आपके मन में है, आप हमें लगातार 2 से 3 बजे रोज़ ये शो आता है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन एक अपील जो हम लगातार इस मंच के माध्यम से आपसे करते हैं और करना चाहते हैं, पहला ये कि स्टे होम, स्टे सेफ, और दूसरा जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी हौसला अफजाई का जो दायित्व है वो हम पर भी बनता है, क्योंकि वो आपके, मेरे, हम सब के लिए काम कर रहे हैं। Absolutely, and so we continue to be in a lockdown mode only for our own good and for the good of all of us around us. We know that, as I was talking in the last question, nature is restoring its balance. We know that the air is much cleaner outside. So, when we do come out of this lockdown, we'll be in a much happier world, hopefully. बिल्कुल, और फिलहाल समाचारों का जो सिलसिला है वो डीडी न्यूज़ पर जारी रहेगा, लेकिन इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। Namaskar.